आज एक बार फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 32 डेप्रेसिएशन। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि डेप्रेसिएशन जो है वो हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में गागर में सागर का काम करता है। मतलब कि इस पे कुछ खास ही फोकस करना होता है हम लोगों को। तो आज इस पॉइंट को लेकर आए, आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अब हार्ड कुछ होता थोड़े ना है। आइए जैसे देखते हैं कि इसमें क्या बातें बताया गया है सेक्शन 32 में। तो हमने पहले क्या किया कि आप लोग डेप्रेसिएशन को एक्चुअली पहले से जानते हैं अकाउंटिंग सेक्शन में, लेकिन अकाउंटिंग सेक्शन और जो इनकम टैक्स का है ये दोनों अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं। तो उनके रूल्स को जानेंगे पहले डिफरेंस देख के। आप देखिए, हमने पहले लिखा है अकाउंटिंग का मतलब, अकाउंटिंग में जो डेप्रेसिएशन चार्ज होता है ऑन ओनली ऑन टेंजेबल एसेट्स। ठीक है, जबकि इनकम टैक्स में आप देख सकते हैं इनकम टैक्स जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करती है ऑन टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स बोथ। ठीक है, तो टेंजेबल और इनटेंजेबल दोनों पे करते हैं। दूसरा बात आप ध्यान देंगे, यहाँ जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के बेसिस पर डेप्रिसिएशन का मेथड अप्लीकेबल होता है, जो कि WDV है, SLM है। वैसे आपने तो बहुत सारे डेप्रिसिएशन के रूल पढ़े होंगे, लगभग 11-12 रूल्स हैं, एन्यूटी मेथड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के बेसिस पे हम लोग दो मेथड अप्लीकेबल है अकाउंटिंग में, WDV और SLM। जबकि आप इनकम टैक्स में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ WDV मेथड ही यूज़ किया जाता है। आप जब भी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करोगे तो वैसे स्थिति में डेप्रेसिएशन जो चार्ज करेंगे कोई भी एसेट्स पे, तो वो हम लोग कौन सा देंगे, WDV मेथड पे। लेकिन नीचे हमने एक बात लिखा है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग SLM इज़ अलाउड। मतलब अगर कोई पावर जनरेटिंग बिजनेस का काम कर रहा है तो वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा कि SLM आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 जो है डिफरेंसेस, इसका आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि डेप्रेसिएशन इज़ टू बी चार्ज्ड इंडिविजुअल एसेट्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि आप अकाउंटिंग के इस केस में डेप्रेसिएशन चार्ज करते हैं, वो क्या कब करते हैं, इंडिविजुअल एसेट्स पर, हर एसेट को अलग अलग करके, चेयर पे अलग, उसके बाद फर्नीचर पे अलग, लैंड पे अलग, सॉरी बिल्डिंग पे अलग, प्लांट पे अलग, है ना। लेकिन आप यहाँ देखेंगे जब इनकम टैक्स में, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हम लोग जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे करते हैं। किस पे करते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। अब आप ये पूछेंगे सर ब्लॉक ऑफ एसेट्स पता नहीं, हम तो जानते नहीं। हाँ सही बात है, फर्स्ट टाइम सुन भी रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स को पूरा डील करेंगे जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में दिया है कि क्या होता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स, इस पर डिस्कस करेंगे। आप अभी फिलहाल ध्यान रखिए कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो चार्ज करेंगे यहाँ डेप्रिसिएशन, वो इंडिविजुअली नहीं चार्ज करेंगे, एसेट्स के ब्लॉक पे करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, उसके आगे आइए, नेक्स्ट देखेंगे कि आपका अकाउंटिंग में आप जो चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या हो गया कि आप एक एक दिन गिन गिन कर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ जो है आप देखेंगे डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग किस पे देते हैं, पूरे 100% या 50% लिखा हुआ है आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इनकम टैक्स में, वो हम लोग जितना परसेंट होगा ना वो हम लोग चेक करेंगे कि अगर हमारे बिजनेस में एसेट्स 180 दिन से कम यूज़ हुआ है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जितना आएगा, ठीक है, जितना चार्जेबल है उसका आधा कर देंगे सीधा। मतलब कोई जरूरी नहीं कि 6 महीना का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 3 महीने, आप अगर 3 महीना यूज़ किए फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेप्रिसिएशन पूरे 1 साल का होगा उसका आधा आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, उसके ठीक उल्टा अगर 180 दिन या उससे ज़्यादा यूज़ किए हैं मशीन को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा 100% डेप्रिसिएशन पूरे 1 साल का देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन देने के दिन की कैलकुलेशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन जो देते हैं वो देते हैं क्या, डेप्रिसिएशन इज़ अलाउड टू ऑनर। ठीक है, ऑनर को दिया जाता है एक्सेप्ट फाइनेंस एंड हायर परचेज के केस में। लेकिन यहाँ क्या होगा, आपको एक्चुअल ऑनर और फ्रैक्शनल ऑनर दोनों को देना पड़ेगा। जितने संपत्ति के आप मालिक हैं, जितना का एसेट आपके पास आ चुका है, उस पर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन अलाउड होगा।
आइए दोस्तों अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ब्लॉक ऑफ एसिस्ट क्या होता है। अच्छा तो एक छोटा सा बात कर लेते हैं पहले। एक बात है कि अगर किसी एसिस्ट का ब्लॉक ऑफ एसिस्ट नहीं मिल रहा है तो आप तब इंडिविजुअली दे सकते हैं डेप्रिसिएशन। दूसरा बात ये है, एक होता है अशोधित ह्रास, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। मतलब क्या होता है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो आप मान लीजिए इस ईयर में 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है आपका और आपके पास प्रॉफिट 8,000 रुपये का है, ठीक है। तो फिर ये 2,000 क्या करेंगे, तो वो आप अनलिमिटेड टाइम तक जब तक आपका एडजस्ट और राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो प्रीवियस ईयर में हुआ था लेकिन प्रॉफिट ना होने के कारण डेप्रिसिएशन बचा हुआ है, तो जब तक चाहें आप उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं ब्लॉक ऑफ एसिस्ट का मतलब क्या है। ब्लॉक ऑफ एसिस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई एसेट सेम कैटेगरी का है और उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम लगता है तो वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में आ सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको लिखा है, देखेंगे लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ एसेट्स मीन्स ग्रुप ऑफ एसेट्स विच फॉल अंडर द सेम कैटेगरी एंड ऑन विच द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अलाउड, ठीक है। तो सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा और कहाँ फॉल करेगा, फॉल अंडर सेम कैटेगरी। अगर ये दो बात है तो वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में आ जाएंगी। ये कौन बताता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, ठीक है। अच्छा एक बात देखते हैं कौन कौन कैटेगरी होता है। तो कैटेगरी होता है हमारे एसेट्स के 5, आप देख सकते हैं हमने लिखा है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स और इनटेंजेबल एसेट, ठीक है। दोस्तों हमेशा हम लोग फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन अलाउड करते हैं, 10%, शिप्स पे कितना दिया जाता है, 20%, और इनटेंजेबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा उस पर देते हैं 25%, ठीक है। तो ये 3 चीज़ तो आप याद रखेंगे, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन, शिप्स पे 20% और इनटेंजेबल एसेट्स पे कितना, 25%। अब थोड़ा आगे आते हैं कि बिल्डिंग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, इसको कैसे चार्ज करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्डिंग को हमने 1, 2 और 3 पार्ट में बांटा है। एक है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर बिल्डिंग हो तो 5% डेप्रिसिएशन दे दीजिए, रहने के लिए यूज़ अगर होता हो तो। दूसरा बिजनेस पर्पस से तो 10% डेप्रिसिएशन दिया जाता है, और अगर टेम्पररी के लिए जैसे मान लो कि कोई मूवी बन रहा है तो उसका सेटअप तैयार है या कहीं पे झोपड़ी वगैरह बना हुआ है जो बिजनेस के कुछ दिन के लिए यूज़ में आया, तो वैसे एसेट्स पे आप 40% का डेप्रिसिएशन अलाउड कर सकते हैं। तो ये था बिल्डिंग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेसिडेंशियल पर्पस के लिए 5%, बिल्डिंग के लिए 10% और टेम्पररी के लिए 40%। दोस्तों आप पॉज करके आप लिख सकते हैं अगर ज़्यादा स्पीड वीडियो लग रहा हो, ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में आप देखिए, प्लांट एंड मशीनरी को भी हमने 3 पार्ट में यहाँ बांटा है, नॉर्मल, उसका पॉल्यूशन इक्विपमेंट और फिर कंप्यूटर पे। तो अब जो नॉर्मल होगा ना प्लांट एंड मशीनरी, उस पर 50% हमेशा अलाउड करेंगे। पॉल्यूशन कोई इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी आता है तो उस पर कितना, 100%, और कंप्यूटर पे 60% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड है। और आप देखिए ना प्लांट एंड मशीनरी में बुक्स आता है, बुक्स भी प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आता है, तो इस पर कितना डेप्रिसिएशन, अगर कोई प्रोफेशनल बुक है जैसे हम लोग का बुक है तो उस बुक पे तो 100% अलाउड होगा डेप्रिसिएशन, और कोई अदर बुक्स है उस पर 60% का अलाउड होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे आते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ से बात खत्म हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब आगे आते हैं फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करें, किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप यहाँ देखिए फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो जो ओपनिंग WDV होगा, जो वैल्यू होगा पहले से एसेट का, उसको लिखेंगे, ठीक है। उससे फिर ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड है ना, इस पर आप एक बात याद रखेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ही लिखिएगा, कोई दूसरा बात नहीं लिखेंगे। जो हमने लिखा है साफ साफ फॉर्मेट आपको वही लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड। इसका कुछ मतलब है, सेक्शन बताता है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है। तो ऐड कर लेंगे जो भी परचेज करने में आपका खर्चा लगा है, और उसमें से लेस कर लेंगे मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्ड, डैमेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुछ भी अगर आपके यहाँ से एसेट जा रहा है जिससे आपको कोई मनी रिसीव हुआ है, ठीक है, तो वो अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, चाहे वो बेचने से हो, डिस्कार्ड होने से हो, डैमेज होने से हो, ठीक है। तो
ऐसी स्थिति में तो इन सारे अमाउंट को घटा लेंगे। तो यहाँ देखिए हमें लिखा है पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर उसमें ऐड करेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड कितना है, उसमें से जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो माइनस कर लीजिए, तो निकल के आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस जो अमाउंट है। ठीक है, तो इस पर आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे और फिर जाके जो डेप्रिसिएशन आएगा उसको माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा WDV। अब आते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट हमने बताया थी क्या होगा। यहाँ पे हमने बताया था कि एक्चुअल कॉस्ट ऐड करेंगे, तो इसका क्या मतलब है, तो आप आगे देखिए डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअल कॉस्ट का वास्तव में मतलब ये है कि एसेट जितना का हो जो आपने खरीदा, ठीक है, उस एसेट के वैल्यू में अगर कोई दूसरे व्यक्ति ने उस एसेट का जो अमाउंट पेड कर दिया उसको माइनस करना पड़ेगा। लेट एज्यूम आपने अगर 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा, उसमें से आपके दोस्त ने 20,000 रुपये पेड कर दिए जो बाद में आपको पे नहीं करने हैं, तो फिर आपका एसेट का वैल्यू 80,000 रुपये माने जाएंगे। तो कोई कंपनी आपका कोई बिजनेस पार्टनर कोई दूसरा खरीद के दे देता है एसेट, तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टू द SEC एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आप वही बात लिखा हुआ है जो आपने एक्वायर्ड करने में दिया, SEC मतलब आप, है ना, और फिर लिखा हुआ है शैल बी रिड्यूस बाय दैट पोर्सन। देखो ये पॉइंट हमने तुरंत बताया, रिड्यूस बाय दैट पोर्सन विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेट बाय एनी अदर पर्सन। ठीक है दोस्तों, तो कोई अदर पर्सन अगर मेट कर देता है तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा एंड ऑथोरिटी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बात था। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, जो नया डेप्रिसिएशन जो एसेट प्रीवियस ईयर में नया लिया गया है, तो उस पर आपको एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का देना पड़ता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ खास स्टेट है तो उस स्टेट पे 35% का एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ता है। मतलब जो डेप्रिसिएशन देते थे अभी तक हमने पूरा पढ़ा, जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था, जैसे फर्नीचर पे 10%, बिल्डिंग पे प्लांट जो भी था, तो जो भी हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी होगा, ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी का नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना था, 15%। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा कि अगर नया परचेज़ किए हैं, किसको छोड़कर, अगर कोई पानी का जहाज हो, ठीक है, वायुयान वगैरह है, तो उसको छोड़कर और कोई अगर प्रोडक्शन के लिए मशीन प्लांट एंड मशीन लिया गया है तो उस पर आपको 20% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा प्रीवियस ईयर जिस ईयर में आपने परचेज़ करा है। ठीक है, और 35% का डेप्रिसिएशन अदर स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। फिर से हम रिपीट करते हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट में 35% तक आप क्या कर सकते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन दे सकते हैं। मतलब पूरे 50% का डेप्रिसिएशन मिलेगा फर्स्ट ईयर में जब परचेज़ किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थे हमारे डेप्रिसिएशन के, और कुछ छूटा होगा अगर एक आध पॉइंट तो उसको हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। आप घबराइएगा नहीं क्वेश्चन बनाते समय। बाकी इतना है डेप्रिसिएशन। तब तक के लिए बाय, फिर अगला लेके आएंगे कल कोई नया पॉइंट। ठीक है दोस्तों, बाय।